हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज जो 1.1 आपका चल रहा था उसके हमने पिछले वाले लेक्चर में 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे। बस उसी के आगे सीधा आज आपको बढ़ना है, कुछ बेसिक नहीं बताना है। बच्चों, अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको प्रेस करके उसको भी पढ़ लें। भाई एक साथ पढ़ोगे ना, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एकदम। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए पीछे वीडियो जरूर देख लें, एकदम कंप्लीट पूरा कर लें और यहाँ इसके बाद देख लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए, बिना किसी रुकावट और बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू Z जहां 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू बार है। यहां पर इस प्रकार से दिया गया है कि जो x है वो Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x जो है वो कोई पूर्णांकों का समुच्चय है और वो पूर्णांक भी आगे ब्रैकेट में दे दिया गया है कि 0 से लेकर के 20 तक, जिसमें 0 भी शामिल है और 0 से 12 तक जिसमें 0 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। इसमें ऐसा कहा गया है कि संबंध जो R है वो प्रत्येक संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। संबंध भी दिया गया है। देखो पहले तो हमें क्या क्या दिया गया है, पहले तो जो हमें समुच्चय दिया गया है उसको लिख लेते हैं। समुच्चय हमें यहाँ दिया गया है x बिलोंग टू Z। ठीक है, ये जहां इस प्रकार से है 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू बार है। इस प्रकार से देखो ये हमें एक कोई समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव कहां से कहां तक हैं, 0 से लेकर के 12 तक हैं। ठीक है, 0 और 12 के बीच में नहीं, बल्कि देखो बराबर का भी निशान है ना, तो 0 से लेकर के आगे जाना है कहां तक, 12 तक। हम इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं कि जो a दिया गया है वो इस प्रकार से दिया है, 0 हो सकता है 1 2 3 और 4 5 6 7 और डॉट डॉट हम ऐसे सीधा 12 लिख देते। ठीक है, तो 0 से 12 तक पूरे इसमें अवयव हैं, समुच्चय A के अवयव हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि 0 से 12 तक सभी धन पूर्णांक है। ठीक है, 0 सहित 12 तक सभी धन पूर्णांक आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसमें संबंध देखो कैसे दिया गया है। इसमें जो है ना संबंध R बराबर दिया गया है। यहाँ 2 प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि R बराबर ये है A, B और सच दैट क्या लिखा है इसमें, मॉड ऑफ A माइनस B 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ऐसा हमें दिया गया है, 4 का गुणज है। ठीक है, एक तो पहले हमें देखो ये प्रश्न करना है और चलो दोनों नोट कर लेते हैं, दोनों लिख देते हैं। और दूसरा हमें प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, R बराबर A, B सच दैट, ये इस प्रकार से दिया गया है कि A इक्वल टू बी है ना, A इक्वल टू बी। ये और भी सरल है। दोनों प्रश्न देखो आराम से करेंगे, दोनों प्रश्न आराम से करेंगे। देखो क्या कहता है प्रश्न, बड़े ध्यान से समझना है। यहां पर हमें ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये संबंध आपका जो पहला वाला पहले देख रहे हैं, पहला वाला संबंध पहले देखो, ध्यान दें, इसको हमें तुल्यता संबंध दिखाना है ना, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है। बच्चों बड़े आराम से कर सकते हो। तुल्यता संबंध के लिए हमें तीनों संबंधों को चेक करना होता है। वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो सममिति भी होना चाहिए और वो संक्रामक भी होना चाहिए। तो पहले स्वतुल्य की बात अगर की जाए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए बच्चों होता है कि भाई अगर रिलेशन में A, है, रिलेशन में क्या हो A, हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। मतलब स्वयं से स्वयं का संबंध होना। हम ऐसा देखो ध्यान दें, अगर इसमें ये आपका जो समुच्चय लिखा है, ये R लिखा है, R जो लिखा है उसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहें बना सकते हैं, और यदि ना बनाना चाहें तो अभी बात चल जाएगी। भाई इसलिए बना सकते हैं कि ये आपका जो A दिया गया है परिमित समुच्चय है, इसके आप इसकी मदद से हम यहाँ पर R लिख सकते हैं कि R क्या है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अगर आप चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म से ही सॉल्व हो सकता है, और अदरवाइज इसको चाहो तो इसमें यहां पर R हम निकाल के बता दें। देखो थोड़े से पहले आप समझ लो R कैसे हो सकता है। देखो A बराबर अगर दिया गया है इतना, तो बताओ R बराबर हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते। देखो ध्यान दें,
आर बराबर क्या हो सकता है, देखो ए कोमा बी रूप का आपको लिखना है, ए कोमा बी रूप के लिखना, और लेकिन लिखना कैसे है कि ए माइनस बी को जब घटाओ वो 4 का गुणज मिल जाए। तो बच्चों अब बताओ, जीरो में से एक घटाओगे, अगर जीरो में से एक घटाओगे क्या 4 मिलेगा, 4 का गुणज मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब जीरो माइनस एक करोगे 4 का गुणज नहीं मिलेगा, जीरो माइनस 2 करो 4 का गुणज नहीं मिलेगा, जीरो माइनस 3 करो 4 का गुणज नहीं मिलेगा, जीरो माइनस 4 करो तो भाई 4 का गुणज मिल जाएगा, क्योंकि मॉड है ना जी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 0,4, यहां पर देखो पहले आपको एक अवयव तो यहां मिल गया 0-4। इसमें आप देख सकते हो कि अगर इसको इससे घटाओगे तो ये 4 का गुणज मिलेगा। तो ऐसे सभी अवयवों को यहां पर हमें चुन के लिखना है, जिसमें से घटाने पर, ए में से बी घटाने पर 4 का गुणज मिल जाए। इस प्रकार से ये संबंधित है ना। इसके अवयव किस प्रकार से संबंधित है कि अगर हम ए में से बी घटाएं तो 4 का गुणज मिल जाए। ए बी क्या है, ए बी समुच्चय ए के अवयव है, बात ठीक है कि नहीं। तो ए और बी यहां से हमें लेना है, और इसमें से आपस में जब घटाओ तो 4 के गुणज मिल जाए। वो 4 के गुणज जो भी मिले वो ए बी करके आपको यहां लिखना है, तो आपको यहां पर आर मिल जाएगा, संबंध मिल जाएगा, जो कि रोस्टर फॉर्म में होगा आपका। तो यहां पर देखो 0,4 लिख सकते हो, 0,8 भी बच्चों लिख सकते हो। 0 में से 8 घटा दो 4 का गुणज मिलेगा, है ना। 0-8 का जब मॉड निकालोगे तो क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो इस प्रकार से देखो 0-12 तक है, तो चलो 12 भी लिख लेते हैं ना। 0,12 लिखो, 0 में से 12 घटाओगे 4 का गुणज मिलेगा। चलो और आगे बताओ। अब आगे 1 में से 2 घटाओगे 4 का गुणज नहीं होगा, 3 घटाओगे 4 का गुणज नहीं होगा, 4 घटाओगे 4 का गुणज नहीं होगा, 5 घटाओगे तो मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 1,5 लिखना है, 1,5 भी लिख सकते हो। अच्छा एक बात और बता दें बच्चे, यहां पर 0,4 लिखा है, 4,0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 में से 0 घटाओगे तो अभी 4 का गुणज मिलेगा। इसी प्रकार यहां पर देखो 0,8 है तो 8,0 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में से 0 घटाओगे तो अभी आपको 4 का गुणज मिल जाएगा। 12,0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में से 0 घटाओगे 4 का गुणज मिल जाएगा। 5,1 लिख सकते हैं, 5 में से 1 घटाओगे 4 का गुणज मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसा समझो कि जो हम अभी लिख रहे हैं उनके उल्टे भी इसमें हैं। तो यहां पर 1,4 हो सकता है ना। 1 में से हमने 4 घटाया, 1 में से 5 घटाया 4 का गुणज हो जाएगा। 1 में से 5 घटा दें नहीं मिलेगा, 1 में से 6 घटा दें 4 का गुणज नहीं मिलेगा। 7 घटा दें 4 का गुणज नहीं मिलेगा। 8 घटा दें 4 का गुणज नहीं मिलेगा। 9 घटा दें, 1 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8, जो कि 4 का गुणज होगा। 1 में से देखो ध्यान दें, 1 में से 10 घटाओ नहीं, 1 में से 11 घटाओ नहीं, 1 में से 12 घटाओ नहीं, 1 में से 13 घटा दो। 1 में से क्या करना है, तो 1,13 आपको यहां लिखना है, 1,13, ठीक है। 1 में से जब 13 घटाओगे तो 12 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज होगा। इसके बाद देखो 1 में से 14 घटाओ नहीं, 15 घटाओ नहीं। अच्छा एक बात और बच्चों, यहां तो 12 ही संख्या है भाई, हम 1,13 क्यों लिख रहे, 13 है ही नहीं, 13 नहीं है, तो आपको यहां तक इतना ही आना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना। आप 2 से नंबर आ जाओ। 2 में से 3 घटाओगे नहीं, 2 में से 4 घटाओगे 4 का गुणज नहीं मिलेगा। 2 में से 5 घटाओगे, 2 में से 5 घटाओगे तो 3 मिलेगा, मतलब 4 का गुणज नहीं होगा। 2 में से 6 घटा दो तो 2,6 भी आपको यहां मिल जाएगा, है ना। 2 में से 6 लिख सकते हो, 2-6, और फिर इसके बाद 2-7 नहीं, 2-8 नहीं, 2-9 नहीं, 2 में से 9 घटाने से नहीं, 2 में से हम क्या देखो ध्यान दें, 2 में से 10 घटा दें। 2 में से 10 घटाओगे तो 8 मिल जाएगा, है ना। 2 में से 10 घटाओगे कितना मिलेगा, 8, जो कि 4 का गुणज है। तो 2,10 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम 2,11, 2,12 नहीं लिख सकते। अब 3 पर आओ भाई, 3 में से क्या घटाओगे, देखो ध्यान दें, 3, चलो यहां नीचे लिख देते हैं, 3 में से देखो ध्यान दें, 3 में से 4 घटाओ नहीं, 5 घटाओ नहीं, 6 घटाओ नहीं, 7 घटाओ, हाँ हो जाएगा। 3,7 देखो यहां लिखो, 3 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 4, है ना। मॉड है ना, तो माइनस नहीं करना है, 4 का गुणज होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 3,7 लिख सकते हो। 3,8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 3,11 लिख सकते हो। 3 में से 11 घटा दो, देखो 8 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज है। तो बिल्कुल ठीक, इसको भी लिखना है आपको। अब आगे 4 पर आ जाओ भाई, 4 माइनस 5, 6, 7,
8 8 कर दें, 4,8 कर दो, 4 में से 8 घटाओ, 4 का गुणज मिलेगा, और 4,12 लिख दें, 4,12, ठीक है, 8 मिलेगा जो कि 4 का गुणज है। और इसके बाद में अब आपको देखो 5 पर नंबर हो, भाई 5 में से क्या घटाए थे, 4 का गुणज मिले, 5 में से 6 घटाओ नहीं बनेगी बात, 7 घटाओ नहीं बनेगी, 8 घटाओ नहीं बनेगी, 9 घटा दो, 5,9 लिख सकते हो, 4 का गुणज है ना, 5 में से 9 घटाओ 8 मिलेगा, 4 मिलेगा जो 4 का गुणज है। और यहां से देखिए 5,9 के बाद क्या, देखो ध्यान दें, 5 में से क्या घटा दें, 5 में से अगर हम 5 में से 11 12 12 तक है, कुछ नहीं, आप अब आगे नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद देखो 6 में से क्या घटाएंगे, 6 में से अगर हम ये कहें कि भाई 6 में से हम 10 घटा दें, 6 में से 10 घटा दें तो 4 मिलेगा, 4 का गुणज है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद में देखो 7 में से बताओ क्या घटाएं, 7 में से क्या घटाएं, 7 में से हम देखो 7 4 11 है ना, 7 में से 11 घटा दें, 4 मिलेगा, 4 का गुणज है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, देखो 8 में से क्या घटाएं, 8 में से हम देखो सीधा 12 घटा दें तो आपको 4 का गुणज मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो, इसके बाद 9 में से क्या घटाएं, 9 में से कुछ भी घटा दें, मतलब ना तो 10 घटाने से 4 का गुणज मिलेगा, ना 11 घटाने से 4 का गुणज मिलेगा, ना 12 घटाने से 4 का गुणज मिलेगा, है ना, तो नहीं करना है। 9 के बाद 10 11 12 कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे और देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि 0 में से 0 घटाओ, 4 का गुणज मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 1 में से 1 घटाओ, 0 0 4 का गुणज होता है। 2 में से 2 घटाओ, 3 में से 3 घटाओ, 4 में से 4 घटाओ, 12 में से 12 घटाओ, मतलब ये सब आपके ये अवयव बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो अभी हमने कुछ बातें लिखी नहीं है, हमने जैसा कि बताया कि 0,4 है तो 4,0 भी है, इसमें है 0,8 है, 8,0 भी इसमें है। इस तरीके से भी अभी इनके उल्टे भी अवयव इसमें हैं, तो एक बड़ा हिस्सा ये आर तैयार आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं हम, a, अगर r में होता है, जबकि a कहां से होता है, समुच्चय का अवयव होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये आपका स्वतुल्य होता है। तो यहां पर देखो a, है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर जितने अवयव हैं उनकी पेयरिंग है। देखो ध्यान से 1,0,0 भी है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 4,4 और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 12,12, मतलब कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य है। क्या कहोगे, अतः आर क्या है बच्चों, यहां लिखना है आर स्वतुल्य, स्वतुल्य है, ठीक है। इसके बाद स्वतुल्य के बाद समिमिति बताओ, समिमिति बोलो है या नहीं। समिमिति कैसे चेक करते हैं, समिमिति की परिभाषा होती है कि a, b अगर r में है तो b, a भी r में होना चाहिए, यही तो है परिभाषा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b जो है वो कहां से लेते हैं, a समुच्चय से लेते हैं, है ना। a, b जो है वो समुच्चय a के कोई अवयव है, ध्यान से समझो। अब यहां पर आप देखो, हमने जैसा कि बताया कि अगर 0,4 है तो इसका उल्टा भी इसमें है, यहां पर है ना। 0,8 है, 8,0 भी इसमें है, हमने लिखा नहीं है। इसका मतलब ये शर्त आपकी बिल्कुल एकदम लागू हो रही है, ये सब शर्त इनके सब के एक दूसरे के उल्टे इसमें मौजूद हैं। तो यहां पर आपको लिखना है अतः, ठीक है, अतः आर समिमिति है, अतः आर कैसा है, समिमिति है। अब संक्रामक के लिए क्या है, यहां पर देखो संक्रामक है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, संक्रामक के लिए ये करते हैं कि भाई अगर a, b r में है, b, c भी r में है, तो a, c r में होना चाहिए। जहां पर a, b, c कहां से लेते हैं, a, b, c समुच्चय a के अवयव हैं, ठीक है। यहां पर समुच्चय के कोई 3 अवयव आप उठा के देखो, है ना। यहां पर ये देखो, ये आपका ये दिया गया है r, इस r में आप इस शर्त को देखो तो बिल्कुल एकदम लागू होगी ये, है ना। 0,4 है, 4 से आगे वाला हमने जैसा कि बताया कि इनके देखो उल्टे अभी हमने लिखे नहीं है, लेकिन अगर चेक करें देखो 0,4 है तो 4,12 है, तो होना क्या चाहिए, 0,12 होना चाहिए। 0,12 इसमें कहीं देखो टटोलो भाई, 0,12 है ना, है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये शर्त बिल्कुल एकदम लागू हो रही है। मतलब यहां पर आपको लिखना है अतः आर संक्रामक भी है, संक्रामक है, संक्रामक है।
तो इसका मतलब बच्चों सीधी बात हो गई कि अब स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब ये संबंध आपका तुल्यता संबंध है। तो आपको यहां पर फाइनल में लिखना है चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सममिति तथा संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है यार? तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है। करेक्ट बात हो गई। तो बच्चों यहां पर जैसा कि हमने बताया कि अगर आप ये ना लिखना चाहो, देखो ये ना लिखना चाहो, ये इतना ना लिखना चाहो, तो अभी आपकी बात बन सकती है। बता दूं देखो कैसे करना है, उसके लिए भी थोड़ा हिंट कर दूं। यहां पर एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये सब कुछ ना लिखा जाए तो। मान लो ये तो आपका है, यहां पर ये आपका एक समुच्चय दिया गया है और ये आपके अगर हमने समुच्चय के अवयव जो ये आपके निर्माण रूप में दिए गए थे, हमने ये आपके रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अच्छा ठीक है, यहां पर संबंध देखो ऐसे दिया गया था। मान लो हम रोस्टर फॉर्म में ना लिखना चाहें, हम ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में जैसा लिखा है वैसा लिख लें, कोई बात नहीं। अब बच्चों होना क्या चाहिए? ए कॉमा ए होना चाहिए। ए कॉमा ए आर में अगर होता है तो इसका मतलब देखो ध्यान दें, ए कॉमा बी है, इसका मतलब ए माइनस बी 4 से विभाजित है, और ए कॉमा ए है, इसका मतलब ए माइनस ए, इसका मतलब ए माइनस ए, और ए माइनस ए बराबर 0 होगा, जो 4 का गुणज है, जो 4 से विभाजित है। एक ही बात है, 4 का गुणज है ना। 4 का शून्य, तो 4 का गुणज हो सकता है। ठीक है, 4 का गुणज शून्य हो सकता है, शून्य में तो किसी का गुणा करो, कोई समस्या नहीं। 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है। इसका मतलब देखो स्वतुल्य है। क्या करना है? स्वतुल्य है, कुछ भी चेक नहीं करना, इतना लिखना है। ठीक है, सममिति के लिए क्या करते हैं? देखो सममिति के लिए क्या करते हैं? सममिति के लिए करते हैं कि ए कोमा बी हो, बी कोमा सी हो, बी कोमा सी आर में हो, तो निश्चित रूप से गलती ए कोमा बी आर में हो तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तब सममिति होता है ना। अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि भाई ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी है, ये दिया गया है, ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ए माइनस बी 4 का गुणज है। ए कोमा बी बिलोंग टू आर का मतलब है ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो अब अगर हम यहां से माइनस कॉमन लें और ये b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, और इस पर मॉड का निशान है। तो माइनस में अगर मॉड होता है तो मॉड का कोई मतलब नहीं होता, अर्थात ये हो जाएगा b माइनस ए का मॉड, जो 4 का गुणज हो जाएगा। भाई अगर हम ये कहें कि अगर कोई संख्या 4 की गुणज है उसमें माइनस लगा दें तो वो भी संख्या 4 की गुणज होती है, बिल्कुल सही बात है। तो a माइनस बी 4 का गुणज है, इसका मतलब b माइनस ए का मॉड भी 4 का गुणज होगी, भी 4 का गुणज होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर a कोमा बी आर में है तो इसका मतलब b कोमा ए भी आर में है। इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक भी है। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में क्या लिखना है? भाई यहां पर ए बी सी 3 राशियां लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि a माइनस बी 4 का गुणज है, a माइनस बी का जो मॉड है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो अब ये बताओ कि b माइनस सी का क्या मतलब है? b माइनस सी 4 का गुणज है ना, 4 का गुणज है। तो यहां से अगर इन दोनों को जोड़ दें a माइनस बी प्लस a माइनस सी, यहाँ सॉरी b माइनस सी, यहां देख सकते हो b से b कैंसिल हो सकता है, तो a माइनस सी बचेगा जो 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है। तो आपको क्या लिखना है कि a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तब a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। अर्थात a कोमा बी अगर 4 का गुणज है, b कोमा सी 4 का गुणज है, तब a कोमा सी भी 4 का गुणज होगा। इसका मतलब क्या हो गया? संक्रामक हो गया, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। अगर डिटेल अगर आपको ये नहीं बनाना है इस तरीके से तो कोई समस्या वाली बात नहीं, इसको इससे भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद यहां पर एक दूसरा प्रश्न देखो इसमें और जुड़ा हुआ दिया गया है कि आर इस प्रकार से है कि a कोमा बी और a बराबर बी। एकदम सिंपल सा काम है। देखो यहां पर हम इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको चलो आर को भी यहां पर हमने जो
रोस्टर फॉर्म में लिखा है उसको भी हम रब कर देते हैं ना, इसको भी हम रब कर देते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट हम डायरेक्ट वाली प्रोसेस से बताएंगे। देखो दूसरा पार्ट यहां पर क्या करते हैं, पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, है ना। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं बताओ, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं? स्वतुल्य के लिए हमें a कॉमा ए लिखना है, a कॉमा, जैसे a कॉमा बी लिखा है ना, a कॉमा बी का मतलब a बराबर b, और a कॉमा ए का मतलब क्या है, a कॉमा ए का अगर r में है तो इसका मतलब है कि a बराबर a। बिल्कुल सही बात है, a बराबर a होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब a कॉमा ए इस रिलेशन में है, और इस रिलेशन में अगर a कॉमा ए है तो इसका मतलब बात हमारी बिल्कुल बन गई कि भैया स्वतुल्य तो है। तो अतः आपको यहां लिखना है अतः r स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, यहां पर स्वतुल्य के बाद होता है समिमिति का। समिमिति का, समिमिति में क्या करते हैं, अगर देखो a कोमा बी लिखा है तो a कोमा बी का मतलब a माइनस बी, सॉरी यहां पर a कोमा बी लिखा है, इसका मतलब a बराबर b। देखो ध्यान दें, a कोमा बी बिलोंग टू r, दैट इंप्लाइज a कोमा बी r में है। इसका यही तो मतलब है, a बराबर b का मतलब है a कोमा बी r में है। अच्छा, यहां पर a माइनस बी है ना, a बराबर b का मतलब है, देखो a बराबर b का मतलब है कि a कोमा बी r में है। अब देखो ध्यान दें, b बराबर a, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब b कोमा a r में है। ध्यान से समझो, a बराबर b का मतलब क्या है, a बराबर b का मतलब है, a बराबर b का मतलब a कोमा बी r में है। और अगर हम आपसे ये कहें कि b बराबर a, तो b बराबर a का मतलब b कोमा a r में है। भाई a बराबर b होगा तो निश्चित रूप से b बराबर a तो होगा, तो इसका मतलब b कोमा a भी r में होगा। तो भाई अगर a कोमा b है और b कोमा a है, इट मीन्स दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको यहाँ क्या क्या लिखना है, अतः r समिमिति संबंध है, समिमिति संबंध है। ठीक है, ये आपको लिखना है इस प्रकार से। समिति के बाद संक्रामक चेक करो भाई, संक्रामक है या नहीं। संक्रामक कैसे चेक करते हैं, संक्रामक के लिए क्या होता है, ये देखो ध्यान दें, ये a बराबर b, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a कोमा b रिलेशन में है। अच्छा, b बराबर c, इसका मतलब है b कोमा c भी रिलेशन में है। तब देखो ध्यान दें, अगर इसको इससे काटें तो a बराबर c हो जाएगा कि नहीं, तो a बराबर c, इसका मतलब a कोमा c भी आपका रिलेशन में है। और अगर ऐसा होता है कि a कोमा b हो, b कोमा c हो, तो a कोमा c अगर मिलता है तो निश्चित रूप से संबंध कैसा होता है। अतः आपको लिखना है यहां पर, अतः ये संक्रामक संबंध है ना, r संक्रामक संबंध है। तो यहां से देखिए तीनों बातें लागू हो गई कि भाई ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब ये संबंध आपका तुल्यता संबंध है। क्लियर बात होगी बच्चों। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहां पर इसको रोस्टर फॉर्म में ना लिखना चाहें तो अभी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, रब कर लें। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो एक बार बच्चों बड़े ध्यान से वीडियो को देखना होता है ना। कोई बात समझ में नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, एक बार फिर से दोबारा से आपको देखना है, अच्छे से समझना है। भाई दबे फिर भी समझ नहीं आता है तो भैया हम बने हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। 10वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो समिमिति हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। अब यहाँ पर हमें अपने मन से अपने हिसाब से उदाहरण देने हैं। आप अपने हिसाब से अलग दे सकते हो, दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से अलग उदाहरण दे सकता है। तो यहाँ पर किसी के ये जरूरी नहीं है कि आंसर मैच करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको अपने मन से संबंध ऐसे बताने हैं जो स्वतुल्य हो परंतु न समिमिति हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। बस ऐसे संबंधों को यहाँ पर हमें बताना है अपने हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक समुच्चय है, वो मान लेते हैं A है, जिसके अवयव हम मान लें 1, 2, 3। ये सब कुछ हमें अपने मन से मानना है ना। आप अपने मन से अलग कुछ मान सकते हो। इसमें संबंध हम ऐसा ढूंढे जैसा प्रश्न कहता है वैसा ढूंढे। देखो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है ये क्या हो, यहाँ पर स्वतुल्य हो परंतु न तो नहीं समिमिति हो। क्या है, समिमिति हो परंतु
ना स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, है ना संक्रामक हो, ऐसा हमें यहां पर संबंध बताना है। ये देखो ध्यान दें। अब यहां से मान लिया हमने कि समुच्चय 1 2 3 है, इसमें हमको यहां ऐसा रिलेशन यहां ढूंढ के लिखें, इसमें ऐसा रिलेशन यहां ढूंढ के लिखें कि वो सममिति तो हो जाए। सममिति का क्या होता है, उल्टा पुल्टा मिले तभी तो। स्वतुल्य सममिति हो, स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना हो मतलब 1 1 ना हो, 2 2 ना हो, 3 3 ना हो। तीनों में तीनों अवयवों का परस्पर आपस में संबंध ना हो, एक का एक से संबंध ना हो, 2 का 2 से ना हो, 3 का 3 का से ना हो, तो हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहां पर प्रश्न कहता है सममिति तो हो परंतु, अब देखो ध्यान दें, हम अगर ऐसा लिख दें 1 2 और इसका उल्टा 2 1 लिख दें, यहां पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सममित तो हो गया। अब ये देखो स्वतुल्य है कि नहीं, बिल्कुल स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक बताओ, संक्रामक भी बच्चों नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 हमने लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब। और एक और खास बात होती है, संक्रामक के लिए हमें तीन ABC 3 नंबर चाहिए होते, ठीक है। यहां से A से B का संबंध, B का C से संबंध, तब A का C से संबंध होना चाहिए, यही तो संक्रामक होता है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर केवल 2 अवयव है, 2 अवयव है, इसलिए यहां पर इस संबंध को संक्रामक बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो ये केवल संबंध आपका क्या है, सममिति तो है मगर स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। एक हमारा उदाहरण तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, यहां पर दूसरी बात समझो, यहां पर दूसरी बात समझो, सबके लिए चलो उदाहरण यही रखेंगे। इसी में ए समुच्चय में, ये जो समुच्चय हमने मान लिया, इसी में हमें सब कुछ ढूंढना है। दूसरा है संक्रामक हो, क्या लिखा है, संक्रामक हो परंतु, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो, न तो स्वतुल्य हो, न तो स्वतुल्य हो और न सममिति हो, और न सममिति हो। अब बताओ भाई ये कैसे करोगे, ध्यान से समझो, इसका रिलेशन लिख के दिखाओ। संक्रामक हो ऐसा कहता है, इसका मतलब इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, तो 1 का 3 से संबंध लिख दें, तो ये तो पूरी बात लिखना ही लिखनी है क्योंकि संक्रामक हो ऐसा लिखा है। परंतु न तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य का मतलब आपस में पेयरिंग ना हो, और सममिति का मतलब उल्टा पुल्टा ना हो, है ना। तो बस यही लिख देते, देखो 1 2 लिख दें, 1 2 लिख दें, 2 3 लिख दें, और इसके बाद में हम यहाँ पर 1 3 और लिख दें। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये संबंध आपका देखो A B है, B C है, भाई 2 से यहाँ देखो 2 से B है ना, तो A B है, B C है, तो होना क्या चाहिए, A C होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, देखो 1 3 भी है। इसका मतलब ये संबंध बच्चों क्या है, ये संक्रामक तो हो गया। अब बताओ स्वतुल्य है क्या, भाई 1 1 इसमें है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, स्वतुल्य तो नहीं है। सममिति है क्या, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए, नहीं है, मतलब सममिति भी नहीं है। तो ये संबंध केवल और केवल संक्रामक है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममिति भी नहीं है। बात आई समझ में, मेरे ख्याल से एक ही उदाहरण से सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी। देखो इसके बाद तीसरा पॉइंट यहां पर लिखना है, स्वतुल्य तथा सममिति हो, क्या लिखना है, स्वतुल्य तथा सममिति हो परंतु संक्रामक ना हो, ऐसा आपको संबंध बताना है, ठीक है, संक्रामक ना हो। अब देखो ध्यान दें, इसमें भी आपको एक रिलेशन बनाना है, किस प्रकार से देखो समझो। स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो का मतलब स्वयं से स्वयं की तुलना हो, मतलब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ये बिल्कुल एकदम डेफिनेट बात है कि इनको तो होना ही होना चाहिए स्वतुल्य, तो तभी हम कह पाएंगे। इसके बाद सममिति की बात करो तो सममिति में क्या होता है, उल्टा पुल्टा भी होना चाहिए। तो देखो ध्यान दें, अगर हम ये लिख दें 1 3 लिख दें तो इसका उल्टा 3 1 भी होना चाहिए। 1 2 पहले लिख दें, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी इसमें होना चाहिए।
और अगर हम ये कहें कि 1,3 लिख दें तो भाई इसका उल्टा 3,1 भी इसमें होना चाहिए। तो अब हम सममिति भी इसको कहेंगे। स्वतुल्य तो ये देखो हो ही गया, सममिति भी हो गया। अब देखो ये संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक ना हो ऐसा भी देखो सवाल कहता है, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं ये संक्रामक है। देखो यहां से चेक करो, अगर यहां पर देखो a 2,1 है, 2,1 है मतलब a, b है, तो ये b से स्टार्ट होने वाला मतलब b, c है। तो यहां से इसको कैंसिल करो तो क्या चाहिए हमें, a, c चाहिए, मतलब 2,3 चाहिए। यहां से यहां तक कहीं 2,3 है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये संबंध आपका संक्रामक नहीं है। बात आई क्लियर समझ में। यहां से आप देख सकते हो a, b है, b, c है, लेकिन 1, 2, 3 कहीं नहीं है ना। तो a, b है, b, c है, लेकिन a, c कहीं है नहीं, 2,3 इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब ये संबंध आपका संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है लेकिन सममिति भी है और स्वतुल्य भी है। बात आई समझ में। तो इस तरीके से देखो यहां से एक ये हमने उदाहरण ले लिया। इसके बाद देखो चौथा नंबर क्या प्रश्न कहता है। चौथा उदाहरण हमें ऐसा देना है कि जो स्वतुल्य हो तथा संक्रामक हो। कैसा देना है, स्वतुल्य हो कॉमा संक्रामक हो, स्वतुल्य हो कॉमा संक्रामक हो, परंतु सममिति ना हो, सममिति ना हो। अब हमें देखो ऐसा रिलेशन देना है, सममिति ना हो। तो चलो यहां पर बताओ भाई रिलेशन दो, यहां से कैसे निकालोगे। स्वतुल्य हो का मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आपको लिखना है 1,1 लिखना है, 2,2 लिखना है, 3,3 लिखना है, इतना तक तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें संक्रामक हो ये भी चाहिए, संक्रामक हो ये भी चाहिए, लेकिन सममिति ना हो ऐसा चाहिए, है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, संक्रामक हो ऐसा ही तो ढूंढना है। तो संक्रामक हो इसके लिए हमें क्या करना है, चलो आगे कुछ और एक अवयव यहां पर लिख दें, संक्रामक हो जाए इस हिसाब से कि भाई अगर हम 1,2 लिख दें, 1,2 लिख दें, तो यहां पर 2,3 लिख दें, ठीक है, 2,3 लिख दें, और यहां पर फिर इसके बाद में 1,3 लिख दें। ध्यान से समझो भाई ये संक्रामक हो गया। देखो ध्यान दें, 1,2 हो मतलब a, b हो, b, c हो, तो a, c होना चाहिए, a, c होना चाहिए। तो यहां पर ये संक्रामक हो गया। सममिति बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सममिति, सममिति इसलिए नहीं है कि यहां पर 1,2 का उल्टा 2,1 है ही नहीं, 2,3 का उल्टा 3,2 है ही नहीं, 1,3 का उल्टा 3,1 है ही नहीं। इसका मतलब सममिति तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर इस तरीके से ये स्वतुल्य भी है, ये संक्रामक भी है, लेकिन सममिति नहीं है। क्लियर बात है। इसके बाद देखो पांचवा कुछ एक और उदाहरण आपको देना है। सममिति हो संक्रामक हो, ध्यान से समझो, सममिति हो क्या लिख दें यहां पर, सममिति हो संक्रामक हो, सममिति हो संक्रामक हो, किंतु स्वतुल्य ना हो ऐसा लिखा है, किंतु स्वतुल्य ना हो ऐसा हमें कोई उदाहरण दीजिए। ऐसा कोई रिलेशन बनाओ जिसमें सममिति भी हो जाए और संक्रामक भी हो किंतु स्वतुल्य ना हो। मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 ना हो, सीधी बात है ना। अगर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 ना हो तो अभी आपको स्वतुल्य नहीं होगा, है ना। तो यहां पर ऐसे कोई उदाहरण ढूंढो जो सममिति तो हो। सममिति हो मतलब जैसे 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, है ना। और यहां से 1,1 और लिख दो। अब आप देखो ध्यान दें, देखो ध्यान दें, सममिति के लिए क्या चाहिए, अगर 1,2 है तो 2,1 भी चाहिए, यहां पर देखो है, और 1,1 का उल्टा 1,1 स्वयं होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये रिलेशन आपका देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, सममिति है, इसको क्या कहोगे, सममिति है। संक्रामक है या नहीं, ये भी है। देखो a, b है तो b, c है तो 1,1 चाहिए, देखो 1,1 भी है। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी है किंतु स्वतुल्य बिल्कुल नहीं है। क्यों स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 2,2 इसमें चाहिए, 1, 2, 3 अवयव है ना, तो 1, 1 चाहिए, 2, 2 चाहिए, 3, 3 चाहिए। 1, 1 तो है लेकिन 2, 2 तो नहीं है, 3, 3 तो नहीं है। इसका मतलब ये आपका स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो उदाहरण हमने दिए वो आप ध्यान से, आप अपने हिसाब से कोई दूसरे उदाहरण भी दे सकते हो, दूसरे उदाहरण भी दे सकते हो। अलग अलग के लिए अलग अलग आप सेट मान सकते हो, इन उदाहरणों के लिए अलग अलग सेट मान सकते हो।
जैसे ए बराबर हमने कुछ ये मान लिया, आप अलग कुछ मान सकते हो, है ना। आप रेखाओं का समुच्चय मान सकते हो, त्रिभुजों का समुच्चय मान सकते हो, उससे अलग अलग तरीके से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमने एक ही उदाहरण लिया और एक ही उदाहरण से सारे संबंध बना दिए। जो तरीके से हमसे पूछा गया था उस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को 11, इसको जल्दी से नोट करें। 11वां प्रश्न देखो क्या है, लिखा है इसमें कि सिद्ध करके दिखाना है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R बराबर P, Q, जहां P की बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है। पहले इतनी बात समझ में आए। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें एक बात तो दी गई है कि समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का कोई समुच्चय है। यहां पर मान लेते हैं कि कोई समुच्चय जो A है वो क्या है, समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है ना, बिंदुओं का समुच्चय। ये हमें एक समुच्चय दिया गया है और इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो आपको पता है क्या है, समुच्चय में कौन से अवयव हैं, इसमें जो भी बिंदु है ना वो उसके अवयव हो गए। अच्छा, इसमें कहा गया है कि जो संबंध है वो क्या है, देखो संबंध R बराबर, इस समुच्चय में संबंध R बराबर इस प्रकार से देखो दिया गया है कि ये P, Q टाइप का कोई संबंध इस प्रकार से आपको लिखना है, जहां बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है ना, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है बच्चों, बराबर है ना, बिंदु की दूरी समान है। ठीक है, दूरी समान है। ये आपको देखो इस प्रकार से संबंध दिया गया है। ठीक है, और ये संबंध R हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना है कि भाई ये तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो हम पहले क्या करना है, हमने बताया कि ये आपका जो लिखा हुआ ना रोस्टर रूप में नहीं इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर समतल में अनंत बिंदु हो सकते हैं। जब अपरिमित समुच्चय होता है तब उसको हम ज्यों का त्यों जैसा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में उसको वैसा ही लिखा रहने देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ सीधा हम चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए बच्चों क्या करते हैं, A, A होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो P, Q किस प्रकार है, अगर P यहाँ है तो यहाँ भी P हो, मतलब P, P हो। और P, P का मतलब क्या है, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी, मतलब मूल बिंदु अगर O मान लिया जाए, जैसे ये आपका देखो ये आपका कोई इस प्रकार से ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु है O, और यहां से कोई P बिंदु यहां मान लें और Q बिंदु कोई यहां मान लें, इस प्रकार से कि ये OP जो है O से P की दूरी O से Q की दूरी के समान है। ऐसा प्रश्न कहता है बिंदु की, देखो लिखा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु Q बिंदु से दूरी के समान है, ऐसे ही तो लिखा है। तो इसका मतलब देखो बच्चों सीधी बात है कि यहां से P, Q लिखा है, P, Q लिखा है, इसका मतलब P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। और अगर ऐसा लिखा है P, P तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी, मतलब P की मूल बिंदु से दूरी मतलब OP बराबर OP, ऐसे समझो। मूल बिंदु से P की दूरी OP तो थी, तो मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी समान है, मतलब OP बराबर OP, ऐसे समझो। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर P, P R में है, अतः इसका मतलब भाई ये स्वतुल्य तो हो गया, स्वतुल्य है। बात क्लियर, बात समझ में आई। स्वतुल्य के बाद वो सममिति की बात बताओ, सममिति है या नहीं। सममिति के लिए क्या करते हैं, सममिति के लिए करते हैं कि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए, मतलब P, Q बिलोंग टू R। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है बिंदु, मतलब इसका ये ऐसे समझो OP बराबर OQ, इसका मतलब ये है O बिंदु से P की दूरी O बिंदु से Q की दूरी समान है, OP बराबर OQ। अच्छा भाई, अब बताओ अगर ये ऐसा लिखा है QP लिखा है, तो QP का क्या मतलब है, QP बिलोंग टू R, इसका मतलब है कि देखो OQ बराबर OP। बिल्कुल सही बात है भाई। हो सकता है कि अगर
OP बराबर OQ हो तो OQ बराबर OP होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब P, Q अगर R में है तो Q, P भी R में होगा। अतः आपको यहां लिखना है, अतः R कैसा संबंध है, आपको लिखना है सममिति संबंध है, सममिति संबंध है, संबंध है। ठीक है बात। अब देखो संक्रामक चेक करो, संक्रामक है या नहीं ये चेक करो। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखो एक तीसरा बिंदु और आपको मानना है, P Q एक तीसरा R मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर आपको लिखना है देखो P, Q बिलोंग टू R। P, Q का मतलब, P, Q का मतलब है P की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की Q की मूल बिंदु से दूरी, मतलब इसका ये है कि OP बराबर OQ, यही तो मतलब है। आगे अगर P, Q, R एक तीसरा R बिंदु मान लें तो यहां पर हम ऐसे लिख दें कि Q R बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है OQ बराबर OR। ठीक है। अब आगे देखो हम ऐसा कह दें कि भाई अगर देखो ये इससे काट दें OQ तो ये बराबर इसके हो जाएगा भाई, OP बराबर OQ बराबर OR। तो यहां से देखो OQ के बराबर ये भी है, OQ के बराबर ये भी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सीधी बात है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको लिखना है P, R बिलोंग टू R। इसका मतलब है OP बराबर OR। ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो P Q R में है, QR R में है, तो P R भी R में आके यहां पर आया है। इसका मतलब आपको लिखना है अतः संबंध, अतः R जो है वो क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संबंध है। बच्चों यहां पर थोड़ी बहुत हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए, R जो लिखा ना, R एक बिंदु भी है, R ये रिलेशन में है। याद करिए ये R जो हमने माना है ये R रिलेशन वाला है, और इसमें जो R लिखा है ये आपका बिंदु है। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तो बच्चों यहां पर देखो ये संबंध स्वतुल्य भी हो गया, सममिति भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसका मतलब ये संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चूंकि R स्वतुल्य सममिति व संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है, संबंध है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है बात बच्चों, इतनी भी बात ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी प्रश्न में बच्चों और थोड़ी सी बात है, इसको जल्दी से नोट करो। और एक और बात आगे दिया है, पुनः सिद्ध करिए कि बिंदु P अगर मूल बिंदु ना हो, P जो लिखा है P मूल बिंदु नहीं, 0,0 का मतलब मूल बिंदु होता है ना, तो P मूल बिंदु पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बिल्कुल एकदम सत्य बात है। देखो ध्यान समझे, जैसे 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 ये आपका हो गया, ये मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु है। P बिंदु कहां पर है, P बिंदु जो है वो कहीं अलग है, अलग कहीं है, मतलब मूल बिंदु पर नहीं है। मान लेते हैं P बिंदु आपका यहां पर है। ठीक है। तो बच्चों अगर ये P बिंदु यहां से यहां तक इसको अगर त्रिज्या मान लिया जाए, देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक इसको क्या मान लिया जाए, त्रिज्या मान लिया जाए। ध्यान से समझना है, ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि P जो 0,0 नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब P बिंदु का बिंदु पथ, मतलब इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, इस प्रकार से ये जाएगा, और जिसका केंद्र कहां पर हो जाएगा, मूल बिंदु पर हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से आपको दिखाना है। ठीक है। इस P बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, जो P बिंदु कहां है, मूल बिंदु पर नहीं है, थोड़ी दूरी पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब बच्चों यहां देख सकते हो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है तो इसका मतलब ये बिंदु कहां पर होंगे, वृत्त की परिधि पर होंगे। सिंपल सी बात है ना, वृत्त की परिधि पर होंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो यही हमसे प्रश्न पूछता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12वां क्वेश्चन देखें पहले, है ना। क्या लिखा है 12वें क्वेश्चन में, लिखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर दिया गया है T1, T2, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। लिखा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1
भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोणी त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। मतलब आपको ये दिखाना है कि कौन से त्रिभुज इसमें से ऐसे हैं जो समरूप हैं। परस्पर संबंध का है समरूप त्रिभुज का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर दिया गया है कि ए क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय। ए बराबर क्या दिया गया है, ये आपका 12वां प्रश्न है ना। ए बराबर दिया गया है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ये हमें दिया गया है, देखो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये ए दिया गया है। और इसमें जो संबंध दिया गया है वो संबंध आर बराबर देखो किस प्रकार से दिया गया है। यहां है T1, T2, क्या है T1, T2, ये इस प्रकार से है कि T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। ये हमें देखो संबंध दिया गया है ना, समरूप है, ये हमें दिया गया है संबंध। तो ये संबंध हमें तुल्यता संबंध हमें पहले सिद्ध करके दिखाना है, बाकी बाद में बात करेंगे। हम इसको पहले तुल्यता संबंध सिद्ध कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर सबसे पहला काम होता है स्वतुल्य चेक करना है। अगर स्वतुल्य हो जाए, सममिति हो जाए, संक्रामक हो जाए तो तुल्यता संबंध होता है। तो पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा है स्वतुल्य के लिए क्या होता है, T1, T1 होना चाहिए। भाई समस्त अवयव स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए। तो यहां पर T1, T2, T3, T4 बहुत ढेर सारे यहां पर त्रिभुजों का समुच्चय है, जिसमें से T1 का T1 से संबंध होना चाहिए, T2 का T2 से होना चाहिए, T3 का T3 से होना चाहिए, एटसेट्रा, है ना। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर देखो यहां लिखा है T1, T2 अगर R में है तो इसका मतलब है संबंध क्या है, T1 और T2 आपस में समरूप है, T1 T2 के समरूप है। और यदि ऐसा लिखा हो T1, T1, इसका क्या मतलब है, अगर T1, T1 बिलोंग टू R, इसका मतलब है, याद करो कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होगा ही होगा। T1 एक त्रिभुज है, वो अपने स्वयं के समरूप तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज है स्वयं के समरूप तो होगा ही होगा, है ना। तो आपको यहां लिखना है T1, बिलोंग टू R, T1, T1 बिलोंग टू R। यहां लिखना है फॉर ऑल T1 लिख दें, T1 बिलोंग टू कहां से, समुच्चय ए से, है ना। तो अब आप यहां पर ऐसा कह सकते हो कि भाई ये तो स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है, स्वयं कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अगर आप यहां लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। T1, T1 का मतलब यही है कि T1, T1 क्या मतलब है, देखो इसमें साफ बात लिखी है कि भैया T1 T2 के समरूप है, तो यहां T1 T1 के समरूप है, स्वयं के स्वयं समरूप होता है कोई त्रिभुज। तो ये बात हो गई, इसका मतलब T1, T1 R में है, इसका मतलब स्वतुल्य है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, हम यहां सममिति चेक करें, सममिति है या नहीं। सममिति के लिए बताओ क्या करते हैं, T1 T2, देखो ध्यान दें, T1, T2 बिलोंग टू R। तो अगर ये T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा, T2 T1 के समरूप नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां पर लिखना चाहो तो आप लिख दें T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। और यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, T2 T1 के समरूप है, T1 के समरूप है। अतः T1 T2 के समरूप है, जिसका मतलब T1, T2 R में है। T2 T1 के समरूप है, इसका मतलब T2, T1 बिलोंग टू R, T2 T1 भी कहां है, R में है। तो अब बिल्कुल देखो सीधी बात हो गई कि T1 हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज पहले के समरूप होगा। भाई इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। तो आपको लिखना है अतः R कैसा होगा, R आपका सममिति संबंध है, सममिति संबंध है। ठीक है, R कैसा है, सममिति संबंध है। तो अब बात आगे संक्रामक की और रही, भाई संक्रामक भी चेक कर लो, संक्रामक संबंध है कि नहीं। संक्रामक में 3 लेते हैं त्रिभुज, मान लो T1 T2 T3 है। T1 T2 के समरूप होगा तो T2 T3 के समरूप होगा, तब निश्चित रूप से T1 T3 के समरूप होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये T1 जो है ना वो T2 के समरूप है और T2 जो है
T1 T2 के समरूप है और T2 अगर T3 के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में तीनों समरूप हो जाएंगे आपस में, तो T1 और T3 भी आपस में समरूप ही होंगे। तो आपको यहां पर ऐसा ही लिखना है, देखो क्या लिखना है, T1, T2 बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है, T1 व T2 समरूप हैं, है ना। अच्छा, T2, T3 लिख दें, T2, T3 बिलोंग टू R। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है T2 व T3 समरूप हैं। और यहां से अगर T1 के T2 समरूप है, T2 के T3 समरूप है, तब T1, T2, T3 तीनों समरूप हैं। ऐसी स्थिति में T1, T3 भी आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। यहां पर आपको लिखना है T1 व T3 समरूप हैं, T1 और T3 समरूप हैं। तो ऐसी स्थिति में को क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। ठीक है, अतः R संक्रामक होगा। तो अब यहां पर देखो तीनों संबंध हो गए, आपको यहां पर फाइनल आंसर में लिखना है, क्योंकि R स्वतुल्य है, सममिति है व संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये आपसे देखो एक बात तो सिद्ध कराई गई थी, हो गई। इसके बाद एक और यहां पर छोटी सी बात पूछी गई है, ध्यान दें, वो क्या है, देखो ध्यान दें। इसमें ऐसा लिखा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाली समकोण त्रिभुज T1, एक कोई त्रिभुज है जिसको हम यहां पर इस प्रकार देखो बना के दिखा दें, जिसमें 3, 4, 5 भुजाएं हैं और इस त्रिभुज का नाम इन्होंने दिया है T1। त्रिभुज कैसा होगा आपको ये पता है बिल्कुल, 3, 4, 5 भुजाओं वाला त्रिभुज कैसा होता है, समकोणीय होता है, क्योंकि यहां पर इसका बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है ना, त्रिक है ये, है ना, 3, 4, 5 मतलब समकोणीय त्रिभुज। इसी प्रकार से आगे देखो और बात दी गई है, एक T2 त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13। यहां पर एक त्रिभुज हम T2 बना के दिखा रहे हैं, ये T2 त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13, ये T2 त्रिभुज है, ये भी समकोणीय त्रिभुज है, ये भी त्रिक होता है, 3, 5, 12 और 13 भुजाएं होती हैं, समकोणीय त्रिभुज होता है। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। एक त्रिभुज और कोई है, इस त्रिभुज को यहां पर बना के दिखा देते हैं, ये त्रिभुज है आपका T3 और इसकी भुजाएं भी आपको यहां पर दी गई हैं, 6, 8, 10 दी गई हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं 6, यहां 8 और ये 10। ठीक है, ये T3 त्रिभुज है। अब आपसे ये कहता है कि T1, T2 व T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। कौन से त्रिभुज संबंधित, संबंध क्या है, संबंध है आपका समरूपता का, तो इनमें से कौन से समरूप हैं ये बताना है। तो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, थोड़ा याद करो, पीछे जाओ। क्लास 10th में आपने समरूपता पढ़ी है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहां पर देखो कौन कौन से ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाओं में समान अनुपात हो रहा है। अगर समान अनुपात हो रहा है तो हम लिख देंगे कि भाई समरूप है। ठीक है, यहां देखो अगर ये T1 और T3 को देखो ध्यान से, अगर यहां 4 से 8 का अनुपात करो, 4/8 करोगे 1/2 आएगा, 3/6 करोगे 1/2 आएगा, 5/10 करोगे 1/2 आएगा। मतलब इसकी भुजाओं से इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो सब समान आ रहा है। अब बताओ इसकी भुजा और इसकी भुजा में अनुपात देखो, 4/12 करो, क्या करो 4/12 1/3 हो जाएगा। 3/5 देखो ये इसका अनुपात बिगड़ गया, ये 3/5 ही है। ये 4/12 को क्या कह सकते हो 1/3, यहाँ 1/3 है और ये आपका 3/5 है और यहां पर 5/13 है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं में समान अनुपात नहीं है। इनकी भुजाओं में चेक करो, यहां पर देखो ये है आपका 8 और ये 12, 8 से 12 का अनुपात, 6 से 5 का अनुपात और 10 से 13 का अनुपात समान नहीं है। इसका मतलब ये भी आपस में समरूप नहीं है। केवल हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज T1 जो है वो समरूप है काय के T3 के समरूप है। T1 समरूप T3 है, क्यों है आगे आप यहां रीजन लिख सकते हो इसका। ये आपका त्रिभुज है T3 वाला है ना, ये त्रिभुज है T3, चलो यहां लिख देते, ये T3 है। T1 और T3 समरूप क्यों है, आपको यहां रीजन लिखना है कि 4/8
बराबर 4/8 बराबर 3/6 बराबर 5/10। ठीक है, आप देखो सब में 1/2 अनुपात आ रहा है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज आपका कैसा हो गया, T1 और T3 त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हैं। बाकी कोई भी त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, है ना। इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, 13 लिखा है सिद्ध करिए कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय कोई ए है। पहले त्रिभुजों का था, आपकी बार बहुभुजों का है, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है संबंध इस प्रकार से है कि P1, P2 जहां P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल ठीक है। से इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध इसमें भी पूछा गया। और आगे एक और बात पूछी गई है कि 3, 4, 5 लंबाई वाले समकोणीय त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय भी आपको ज्ञात करके लिखना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो यहां पर पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर आप डालना है आपको 13, और यहां पर एक समुच्चय ए दिया गया है, वो है बहुभुजों का समुच्चय। क्या है, समस्त बहुभुजों, है ना, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय ये ए दिया गया है। ठीक है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए दिया गया है, बहुत ठीक है। और इसके बाद इसमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार से दिया गया है, संबंध आर बराबर, देखो कैसे दिया गया है, संबंध बराबर यहां पर दिया गया है P1, P2 इस प्रकार से है कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है ना। वा या तथा एक ही बात है, तथा लिख दे। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से ये परिभाषित संबंध कोई है, और इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध पहले दिखाना है, बाकी बाद में पढ़ेंगे। देखो ध्यान दें, हमें क्या करना है, यहां पर तुल्यता संबंध चेक करने के लिए हमें तीनों संबंधों की जरूरत होती है। तीनों संबंध अगर हैं तो तुल्यता है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए देखो क्या करते हैं, ऐसा हो कि भाई अगर स्वयं से स्वयं के अवयव जो है ना स्वयं से स्वयं संबंधित हो, तो यहां पर बहुभुज हैं, सभी बहुभुज आपस में संबंधित होना चाहिए, है ना। ए से ए का संबंध, बी से बी का। थोड़ी देर के लिए अगर P1, P2, P3, P4 ये सब बहुभुज हैं, तो P1 से संबंधित होना चाहिए, P2 से होना चाहिए, P3 से होना चाहिए, ऐसे ही तो होना चाहिए। तो आपको यहां पर क्या होना चाहिए, देखो यहां पर आपको लिखना है P1, P1 बिलोंग टू आर। तो यहां पर अब आपको क्या लिखना है, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपस में समान होती है। क्या लिखना है, किसी भी, यहां पर लिखना है किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपस में समान होती है ना, आपस में समान होती है, ऐसा आपको यहां पर लिख के दिखाना है। ठीक है, अच्छा भाई, अगर P1 R में है, इसका मतलब स्वतुल्य हो गया। बात स्वतुल्य होता है, मतलब स्वतुल्य है। ये R कैसा है, R स्वतुल्य। ठीक है, इसके बाद देखो स्वतुल्य के बाद सममिति चेक करो, सममिति है कि नहीं। सममिति के लिए क्या होता है कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। मतलब P1, P2 अगर है तो P2, P1 भी होना चाहिए। P1, P2 का मतलब है, देखो ध्यान दें, P1, P2 बिलोंग टू R। इसका मतलब है, क्या मतलब है कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ऐसा आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अगर P1, P2 R में है तो इसका मतलब P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अगर हम ये कहें कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, मतलब P1 में जितने भुजाएं हैं उतनी ही P2 में भुजाएं हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि P2 में जितनी भुजाएं हैं उतनी P1 में भुजाएं हैं। ऐसा भी तो कह सकते हैं। मतलब P2, P1 बिलोंग टू R, इट मीन्स P2 व P1 की भुजाओं की
भुजाओं की संख्या समान है, संख्या समान है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी बात है बच्चों कि P1, P2 R में है, P2, P1 भी R में है। अब हम कह सकते हैं अतः R कैसा संबंध है? R सममिति संबंध है, सममिति संबंध है। ठीक है बात कि नहीं? बिल्कुल एकदम सिंपल, सारी परिभाषाओं पे आधारित सारे काम है, कुछ भी नहीं है। संक्रामक चेक करो, संक्रामक है या नहीं। संक्रामक के लिए क्या करते हैं? देखो क्या होना चाहिए, क्योंकि P1, P2, P3, P4 बहुत ढेर सारे यहां पर बहुभुज हैं, तो P1, P2, P3 तीन बहुभुज ले लेते। P1 व P2 अगर हम लें, देखो ध्यान दें, इस प्रकार से लिखें कि P1, P2 बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। ठीक है, समान है। अगर यहां पर ऐसा कहें कि P2, P3 बिलोंग टू R, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है, संख्या समान है। इसका मतलब देखो ये हो गया। अब तीसरी बात आ गई। तीसरी बात कौन सी आ गई कि अगर यहां पर देखो ध्यान दें, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P1 और ये आपका P2 और ये आपका P3। P1 और P2 में भुजाएं जितनी हैं उतनी ही P2 और P3 में भुजाएं हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं P1 और P3 में भी भुजाएं बराबर होंगी। तो तीनों समान भुजाओं के त्रिभुज हो गए ना। P1, P2 समान भुजा के त्रिभुज हैं, P2, P3 समान भुजा के त्रिभुज हैं, तो P1 और P3 भी समान भुजा के ही त्रिभुज होंगे, तीनों समान भुजा वाले त्रिभुज हो गए। तो अब आपको यहां लिखना है, यहां पर इस प्रकार से लिखना है कि P1, P3 भी R में होगा। मतलब इसका ये कि P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या है ना, भुजाओं की संख्या कैसी है? समान, संख्या समान है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये संबंध आपका संक्रामक है, अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, संबंध है ना। अब बताओ बच्चों, यहां पर हमने ये देख लिया कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संबंध ये आपका तुल्यता संबंध है। इसको आप नीचे वाली लाइन लिख सकते हो। तो बच्चों यहां पर एक बात और यहां पर पूछी गई है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। बहुत सीधी सी बात है। देखो यहां पर इसका आंसर आपको लिखित रूप में ऐसे देना है, 3, 4, 5 लंबाई 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय त्रिभुज के अवयव त्रिभुज के ही अवयव होंगे, ऐसा लिखना, त्रिभुज के ही अवयव होंगे, ऐसे लिख देना। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो इसके बाद देखो हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है मान लीजिए कि x, y समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। ठीक है, समतल XY समतल में समस्त रेखाओं के समुच्चय को L नाम दे दिया, बिल्कुल ठीक है। और L में R बराबर दिया है L1, L2, जहां L1 L2 के समांतर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। द्वारा संबंधित परिभाषित संबंध R, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। इतना देखो सवाल, पहले 14वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। इसमें आपको यहां पर दिया गया है कि XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L बराबर क्या है? XY तल में क्या है ये? XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय है, रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, रेखाओं का समुच्चय ये हमें दिया गया है क्या? L कोई एक समुच्चय है जो कि रेखाओं का समुच्चय है। इसमें देखो संबंध दिया गया है, मैं संबंध R बराबर यहां पर देखो क्या दिया गया है?
ऐसा संबंध दिया गया है कि यहां लिखा है L1, क्या लिखा है देखो, ये लिखा हुआ है L1, L2, L1, L2 सच दैट, किस प्रकार से L1 L2 है, यहां पर लिखा है सच दैट L1 समांतर है L2 के, मतलब L1 समांतर L2 ऐसे लिख दें, तो सिंबल के रूप में लिख दिया L1 समांतर L2, यहां पर इस प्रकार से दिया गया है। तो ये परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, बिल्कुल एकदम आसान, देखो बिल्कुल एकदम आसान। इसमें देखो इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम। पहले हम स्वतुल्य चेक करें, स्वतुल्य का मतलब क्या है, देखो ध्यान दें, L1 L2 समांतर है। अगर हम ये कहें कि L1, L1 R में है, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि L1 L1 के समांतर है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, हो सकती नहीं, होती है, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो आपको यहां क्या लिखना है, आपको लिखना है L1 समांतर L1, L1 समांतर L1, ठीक है, स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो इसका मतलब L1 जो है वो R में है, इसका मतलब ये तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। R जो है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद देखो सममिति, सममिति के लिए क्या करते हैं, मतलब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी, बिल्कुल एकदम सही बात है। L1, L2 R में है, इट मीन्स L1 समांतर है L2 के, और L2, L1 अगर R में है तो इसका मतलब है कि L2 समांतर L1 की। भाई L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब L1 L2 R में है तो L2 L1 भी R में है, अतः आपको यहां पर लिखना है, उल्टा पुल्टा हो बस सीधी बात है, अतः क्या लिखना है, R सममिति है, R क्या है, सममिति है। इसके बाद देखो संक्रामक चेक करो, संक्रामक है या नहीं ये चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आसान बात है। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, संक्रामक हो उसके लिए ये होता है कि भाई अगर L1, L2, देखो L1, L2 R में है, इसका मतलब है कि L1 और L2 आपस में समांतर है। अच्छा L2, L3 लिख दें यहाँ, L2, L3 R में है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब L2 और L3 आपस में समांतर है। किस प्रकार ये संबंधित है, L2 L3 आपस में समांतर है। अब बताओ L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो निश्चित रूप से तीनों समांतर हो जाएंगे। तो L1 और L3 भी आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है, तो आपको क्या लिखना है, L1, L3 बिलोंग टू R, L1, L3 बिलोंग टू R का मतलब है कि L1 और L3 आपस में क्या है, समांतर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में कह सकते हैं, यहां पर आपको लिखना है, अतः R जो है वो क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब तीनों संबंध हो गए, स्वतुल्य भी है, सममिति भी है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब R कैसा संबंध है, आपको यहां लिखना है R तुल्यता, है ना, R क्या लिखना है, R यहां लिखना है, अतः R तुल्यता संबंध है, ठीक है। एक लाइन आप बढ़ा के भी लिख सकते हो, संबंध है, क्या लाइन बढ़ाओगे, क्योंकि ऐसा बढ़ाना है क्योंकि R स्वतुल्य है, सममिति है तथा संक्रामक है, इसलिए R जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों एक और बात पूछी गई, एकदम आसान सी बात पूछी गई है कि एक रेखा दी गई है, इसमें y बराबर 2x+4, इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। मतलब ऐसी रेखाएं ज्ञात करिए जो इस रेखा के समांतर हो। भाई समांतर ही तो संबंध है, यहाँ पर संबंध काय का चल रहा है, रेखाएं समांतर हैं, ये संबंध चल रहा है। तो यहाँ पर एक रेखा दी गई है, ये रेखा देखो दी गई है y बराबर 2x+4, ये आपकी एक रेखा दी गई है। तो इससे संबंधित जो भी रेखाएं होंगी, वो समांतर जो रेखाएं होंगी, वो हमें बताना है कि कौन सी रेखाएं ऐसी होंगी जो इसके समांतर होंगी। अगर हम आपसे ये कहें कि रेखा y बराबर 2x प्लस यहाँ पर 4 की जगह कुछ भी लिख दो, मान लो कांस्टेंट लिख रहे, ठीक है, चाहे आप 5 लिखो, चाहे 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये वाली रेखा इसके समांतर ही होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समस्त रेखाएं देखनी है, तो बस आप शॉर्ट में आप C लिख दो और यहाँ पर लिख सकते हो इस टाइप की जो भी रेखाएं होंगी वो रेखा इस रेखा के समांतर होंगी, ठीक है, क्लियर बात है।
अब इसके बाद देखो और आगे देखो जल्दी से इसको नोट करें और हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 15 में पर। ठीक है, एकदम आसान से प्रश्न और हैं ये जो आपके विकल्प में हैं, एकदम आसान से हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 15वां और 16वां। इनको भी देखो कर लेते हैं और इसके बाद इस एक्सरसाइज की सीताराम हो जाएगी, है ना। इसको हम रब करके पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पर। लिखा है इसमें ज्ञात करिए कि समुच्चय ए में, ये देखो एक कोई समुच्चय हमने मान लिया, यहां पर ये 15वां प्रश्न है, इसका कोई समुच्चय ए जिसके अवयव यहां दिए गए हैं 1 2 3 4 और इसमें कहा गया है कि इसमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि जहां 1,2 है, 1,2 है, 2,2 है, इसके बाद में 1,1 भी है, यहां पर देखो 1,1 है और इसके बाद में 1,4 भी यहां है और इसके बाद में 1,4 है ना, 1,1 के बाद में 4,4 है, गलती हो गई है ना, 1,1 के बाद 4,4, 1,3, 1,3 और 3,3 और 3,2 ये आपका है। और हमें ये इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं वो सही विकल्प चुनने हैं। विकल्प देखो ध्यान दें, विकल्प हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। स्वतुल्य है, सममिति है, संक्रामक है या नहीं, ये पहले देख लेते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा। भाई पहले तो हम स्वतुल्य चेक करें। स्वतुल्य के लिए जो अवयव समुच्चय के हैं वो स्वयं में स्वयं से संबंधित होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब इसको बिल्कुल बिना कहे कहेंगे स्वतुल्य है। एक बात तो हमने चेक कर ली भैया, स्वतुल्य तो है, ठीक, क्योंकि स्वयं जो अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित हैं। बहुत अच्छी बात है। अब सम्मिति बताओ भाई, 1,2 है तो क्या 2,1 इसमें है कहीं? 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 कहीं नहीं है, मतलब आपको यहीं से काम खत्म करना है। समिमिति नहीं है, समिमिति नहीं है, ठीक है। अब बताओ संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए हमने मोटी सी बात बताई थी, जो समान होते हैं ना, जैसे 1 1 को नहीं इग्नोर करना है, 2 2 को भी इग्नोर करना है, 3 3 को भी इग्नोर करना है, 4 4 को भी इग्नोर करना है। मान लें ये कुछ नहीं है, ये तो आपके संक्रामक में होना ही होना है। अब जो शेष बचे उनमें से देखो रिलेशन आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान दें, देखो ध्यान दें भाई, ध्यान दें। यहां से आ जाओ, ये लिखा है 1,3 मतलब A,B, ये लिखा है B,C, तो आपको 1,2 होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए। देखो 1,2 है, इसका मतलब ये संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक है, संक्रामक है। बस इसमें से देखो कौन सा विकल्प सही है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मिति नहीं है। देखो भाई, स्वतुल्य है, समिमिति है, सम्मित नहीं है ना, सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, सम्मिति नहीं है, संक्रामक है। मेरे ख्याल से विकल्प नंबर बी सही है ना। कौन सा सही है? बी। स्वतुल्य है, बी में क्या है? बी में क्या है? संक्रामक है और सम्मित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखो 16वां प्रश्न क्या कहता है। यहां पर एक समुच्चय कोई n दिया गया है, इसमें a बराबर, देखो ध्यान दें, यहां पर हमें इसको रब कर लेते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल एकदम आखिरी जो प्रश्न है ना उसको देखते हैं, बिल्कुल अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न है 16वां, है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि यहां पर समुच्चय तो देखो n दिया गया है, समुच्चय क्या है? n, मतलब n का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, ये आपका कोई समुच्चय दिया गया है और इसमें संबंध r बराबर देखो इस प्रकार से दिया गया है कि ये a, b और जहां पर a बराबर b दिया गया, क्या है? a बराबर b-2 ऐसे दिया गया है, b-2, और जो b की वैल्यू है वो 6 से, b की वैल्यू 6 से अधिक है, ऐसा कहा है ना। क्या कहा है? b ग्रेटर देन 6, ऐसा कहा गया है। b का मान 6 से बड़ा है और इसमें संबंध r हमें इनमें से बताना है। देखो ध्यान दें, पहले काम करते हैं, यहां पर एक संबंध जो है ना उसको पहले लिख लेते हैं, बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये किस रूप में लिखा है? ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको रोस्टर रूप में बना लेते हैं, बिल्कुल आराम से। देखो करेंगे, b का मान कितना है? 6 से अधिक है, मतलब 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है ना। 6 के बाद रखना है, 6 नहीं रखना है, 7 रखना है। तो अगर हम यहाँ 7 लिख दें बच्चों, तो निश्चित 7 में से 2 घटाओगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5,
5,7 एक युग्म बनेगा। कितना बनेगा? 5,7। पहला युग्म क्या होगा? 5, यहां पर देखो ध्यान दें, फिर से समझो, यहां 6 तक तो लिखना नहीं है, 6 से बड़ा लिखना है, मतलब 7 लिखना है। बी का मान अगर हम यहाँ 7 लिख दें तो 7 में से 2 घटाओगे तो 5 ही तो आएगा। ए का मान कितना आएगा? 5। ए का मान 5, बी का मान 7। इसके बाद देखो 7 के बाद आप 8 रख देते हैं, 8 लिख दें, तो अगर यहां पर 8 लिख दें तो 8 में से 2 घटाओगे 6 मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर अब 8 के बाद 9 लिख देते हैं, अगर यहां पर हम 9 लिख दें, 9 में से 2 घटाओगे 7 मिलेगा। इस तरीके से आगे आपके ये अवयव मिलेंगे। तो यहां पर इनमें से कोई क्या मिल रहा है? क्या कोई मिल रहा है? 6,8 देखो मिल गई बात, हम क्यों आगे बढ़ाएं? 6,8 इस रिलेशन में है, 6,8 बिलोंग टू आर। ठीक है, ये आपका विकल्प देखो ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? तो यहां पर इस तरीके से ये आपके संबंध वाली बात खत्म हो गई बच्चों। संबंध और उनके प्रकार और उससे संबंधित जो भी आपके सवाल यहां पर थे वो आपने कंप्लीट किए। उम्मीद है कि सब कुछ आपने अच्छा किया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई समस्या लगती है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो। ठीक है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से समझोगे बिल्कुल एकदम सब कुछ अच्छा होगा। आगे आपको अब फलनों के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फलनों के प्रकार। ठीक है, अगली एक्सरसाइज होगी उसमें आपको पहले फलन पढ़ाएंगे, उसका बेसिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फलनों के टाइप्स पढ़ाएंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए फ्लाइट तय रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया। ठीक है, और बड़ा मन से बच्चों पढ़ोगे, एकदम मन से, इतने मन से पढ़ोगे अपने आप में ऐसा खुद लगने लगे कि भाई हाँ हम अब अच्छे पढ़ रहे हैं। जब तक आप अपने आप में सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक कोई दूसरा कहता रहे उससे कोई लेना देना नहीं। खुद आपको ये लगेगा कि हम भाई कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ सीख लिया। भाई कुछ सीखोगे इसका मतलब कुछ पढ़ोगे, ऐसे मानो, है ना। इतनी अच्छी तैयारी करोगे भाई 100 में 100 नंबर आए। जुट जाओ, मन से जुट जाओ। ठीक है, बेस्ट।